देखकर भूपेश की चिंता कुछ कम हो गई। प्रयाण जिस तरह से सुपर्णा के हाथों मार खा रहा था, उससे भूपेश का चिंता करना लाजमी ही था। वो प्रयाण और सुपर्णा के बीच का मुकाबला बहुत ध्यान से देख रहा था। प्रयाण सुपर्णा के वारों से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। सुपर्णा लगातार उस पर प्रहार कर रही थी और वो इतनी तेजी से वार कर रही थी कि उससे बचने में ही प्रयाण का सारा ध्यान चला जा रहा था। भले ही प्रयाण सुपर्णा पर वार नहीं कर पा रहा था, पर उसने अभी तक खुद पर कोई भी चोट नहीं आने दी थी। इतने सारे वार होने के बाद भी प्रयाण पर कोई खरोंच तक नहीं आई थी। मेघराज इन दोनों के बीच का मुकाबला बहुत ध्यान से देख रहा था। नंदन ने उसे कहा था कि जैसे ही प्रयाण किसी मुसीबत में जाए तो उसे उसकी रक्षा करनी है। मेघराज का पूरा ध्यान सुपर्णा के हर प्रहार पर ही था। अपने ऊपर हो रहे लगातार प्रहार से प्रयाण बहुत ही अजीब सा महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने पिता का नाम खराब कर रहा है, जबकि ईश्वरी इस लड़ाई को देखकर कुछ भी बुरा महसूस नहीं कर रहा था और उसे पूरा विश्वास था कि प्रयाण जरूर कुछ अच्छा करेगा। ईश्वरी जानता था कि अगर इस मुकाबले में प्रयाण की जीत नहीं हुई तो जरूर कोई चालाकी या फिर बेईमानी होगी। प्रयाण जितना ताकतवर है, उस हिसाब से उसे ही जीतना चाहिए। ईश्वरी इस बात से बहुत ही खुश था कि इस अग्नि परीक्षा की वजह से प्रयाण की शक्ति और मजबूती पहले से बहुत ज्यादा हो गई थी। ये सब सोचने की वजह से ईश्वरी के चेहरे पर चिंता की कोई लकीर दिखाई नहीं दे रही थी। जब ईश्वरी ये सब कुछ सोच रहा था और प्रयाण की तरफ देख रहा था, तभी उसका ध्यान सहर्ष की तरफ गया। सहर्ष की शक्तियां और शरीर देखकर ईश्वरी को कुछ तो अजीब लगा, जो कि सही नहीं था। सहर्ष को देखते ही ईश्वरी ने मधुमती से कहा, मधु, मुझे वो जादुई झाड़ू देना जो मैंने तुम्हें दिया था। ईश्वरी के ऐसा कहते ही मधुमती ने उसे झाड़ू को देते हुए बोला, हाँ, ये लीजिए वो जादुई झाड़ू। मधुमती ने तुरंत उस झाड़ू को ईश्वरी के हाथों पर दे दिया। ईश्वरी ने कुछ देर तक उस झाड़ू के साथ कुछ किया और फिर वापस उस झाड़ू को उसने मधुमती को दे दिया। मधुमती ये सब कुछ ध्यान से देख रही थी, पर फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आया था। मधुमती की गोद में इस समय होमा बैठी हुई थी। होमा को गोद से अलग करते हुए मधुमती ने ईश्वरी से पूछा, ईश्वरी जी, कुछ हुआ है क्या? मधुमती इस झाड़ू के साथ कुछ दिन समय गुजार चुकी थी, इसलिए उसे पता था कि यह झाड़ू कोई सामान्य झाड़ू तो नहीं है और अगर ईश्वरी ने इसे मांगा था तो जरूर कोई बात होगी। इसलिए उसके मन में वो जानने की इच्छा हो रही थी। मधुमती के इस सवाल पर ईश्वरी ने आराम से जवाब देकर कहा, अरे कुछ खास नहीं हुआ है, बस ऐसे ही। जब ईश्वरी ऐसा बोल रहा था और जब उसने मधुमती को उस झाड़ू को वापस किया था, उस समय तक उस जादुई झाड़ू से 2-3 धागे नीचे गिर चुके थे। इस जादुई झाड़ू के धागों की शक्ति को ईश्वरी ही जानता था। दरअसल ईश्वरी के जादू की वजह से उन धागों ने पूरे मंच और मैदान को अपने वश में कर लिया था और अब आगे जो भी होता वो सब कुछ ईश्वरी के दिमाग से ही होता। उस धागे की शक्ति बहुत ही ज्यादा थी, जिससे वो काफी लोगों का दिमाग अपने वश में कर सकती थी। इस समय मंच पर सुपर्णा और प्रयाण के अलावा 2 और लोग आपस में लड़ रहे थे और वो थे टिकेंद्र और वैभव। इन दोनों समूहों की लड़ाई के अलावा जो लड़का बिना किसी से लड़े ही अलग खड़ा था, वो था सहर्ष। जैसे ही ईश्वरी ने जादुई झाड़ू के साथ कुछ किया था, वैसे ही सहर्ष के शरीर ने कुछ अलग ही महसूस किया था। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसके शरीर के अगल बगल में एक किस्म की रोशनी पैदा हो गई थी। ऐसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मेघराज, जो सारे बच्चों के मुकाबले देख रहा था और प्रयाण को बचाने के बारे में भी सोच रहा था, वो सहर्ष की शक्ति देखकर कुछ अजीब महसूस करने लगा और उसका ध्यान सहर्ष की तरफ ही कुछ देर को चला गया। पर फिर उसे याद आया कि उसका आज का काम सिर्फ प्रयाण पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर एक पल के लिए भी उसने अपना ध्यान हटाया तो कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। इधर प्रयाण और सुपर्णा की लड़ाई में भले ही प्रयाण बुरी तरह से हार ही रहा था, पर उसके चेहरे पर हारने के कोई भी निशान दिखाई नहीं दे रहे थे और प्रयाण का इस तरह का चेहरा सुपर्णा को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। सुपर्णा को देखकर प्रयाण उसकी शक्ति का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था। उसे समझ आया कि सुपर्णा की शक्तियां इतनी भी ज्यादा नहीं है कि वो लड़ ही ना पाए। इससे पहले भी प्रयाण मुखिया से लड़ चुका था, जो सुपर्णा से कहीं ज्यादा ताकतवर था। कुछ देर तक प्रयाण सुपर्णा से लड़ने की और उसके वार से बचने की कोशिश करता रहा और इस दौरान उसने सुपर्णा के वार करने के तरीके को भी जान लिया था।
जब उसे सुपर्णा के लड़ाई करने के तरीके का कुछ अंदाजा हो गया तो प्रयाण ने सुपर्णा के अगले ही वार में उसके हाथ को रोककर और खुद अपने हाथों से उसके पैरों के ऊपरी हिस्से पर वार कर दिया। उसके वार से जब सुपर्णा जमीन पर गिर गई तो प्रयाण भी उसके ऊपर जोर से गिर गया, जिससे वो ऊपर ना उठ पाए। काफी देर से प्रयाण सुपर्णा को हराने की कोशिश कर रहा था, पर एक समय के बाद उसे कुछ समझ आया था। पैर अंदर की तरफ होने की वजह से सुपर्णा अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रही थी। भले ही प्रयाण और सुपर्णा दोनों ही 10-10 साल के ही रहे हों, पर उन दोनों की लड़ाई देखकर किसी को नहीं लग रहा था कि कोई बच्चे आमने सामने लड़ रहे हैं। मैदान में हर आदमी को लग रहा था कि जैसे दो बड़े योद्धा आपस में युद्ध लड़ रहे हों। सुपर्णा, जो बहुत देर तक जमीन पर प्रयाण की ताकत की वजह से दबी हुई पड़ी थी और इस वजह से उसका चेहरा लाल हो चुका था और पैरों में भी कोई ताकत नहीं बची थी, अपना सारा जोर लगाकर भी सुपर्णा खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। जब उसे समझ आ गया कि वो खुद इस प्रहार से बाहर नहीं आ सकती है तो उसने गुस्से में खींचते हुए प्रयाण से कहा, मुझे यहां से जाने दो, एक बार मुझे फिर छोड़कर तो देखो, मैं फिर तुम्हें बताती हूं। सुपर्णा की बात सुनकर प्रयाण को कुछ तो अजीब लगा कि उसने एक लड़की को इस तरह से पकड़ रखा है। उसे अपने पिता से ज्यादा लड़कियों के बारे में जानकारी थी। उसे एकदम से सुमित्रा जी की लड़कियों के बारे में कही हुई बात याद आ गई और उसके याद आते ही प्रयाण ने सुपर्णा को अपने पास से छोड़ दिया। पर जैसे ही उसने छोड़ा वैसे ही सुपर्णा ने उसे एक जोर की लात उसके मुंह पर मार दी। उस लात के बाद सुपर्णा मंच के सामने खड़ी हो गई और प्रयाण भी उसके सामने लड़ने के लिए तैयार था। प्रयाण के चेहरे पर एक अलग ही शर्म का भाव था। वो ऊपर की तरफ देख तक नहीं रहा था। सुपर्णा ने प्रयाण की तरफ देखा और फिर मेघराज से आगे बहुत ही कड़े मन के साथ कहा, मैं अपनी हार स्वीकार करती हूं। सुपर्णा की ये बात सुनकर पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। उसके अपने घर वालों और दोस्तों ने ऐसा नहीं सोचा था कि वो खुद से अपनी हार को मान लेगी। पटवर्धन को भी कभी ये नहीं लगा था, पर सुपर्णा ने सबके सामने अपनी हार को मान लिया था। वो खुद भी जानती थी कि आगे कितनी भी देर लड़ते रहो, प्रयाण खुद को बचाता रहता और वो खुद प्रयाण के वार से खुद को बचाती रहती, पर आखिर में कोई भी नहीं हारता। पर प्रयाण का वार जितना तेज था, अगर वैसा एक और वार सुपर्णा के ऊपर होता तो शायद वो अपनी जान से हाथ धो बैठती, और इसलिए उसने खुद अपनी हार को सबके सामने मान लिया था। सुपर्णा आज की अग्नि परीक्षा में 7वें से 8वें गुना पर आ गई थी और उसके लिए ये एक बड़ी बात थी। भले ही मन वो प्रयाण से हारने पर बहुत गुस्सा थी और मन में अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, पर वो और ज्यादा देर प्रयाण से मार नहीं खाना चाह रही थी। सुपर्णा का चेहरा उतरा हुआ और गुस्से से भरा हुआ भी था। मेघराज सुपर्णा की बात सुन रहा था और पूरी बात सुनने के बाद उसने प्रयाण और सुपर्णा दोनों से कहा, ठीक है, अब जब तुमने अपनी हार मान ली है तो मैं क्या ही कह सकता हूं। इस मुकाबले में सुपर्णा की हार होती है। सहर्ष, क्या तुम इन दोनों में से किसी एक से मुकाबला करना चाहते हो? सहर्ष, जो बहुत देर से चुपचाप खड़ा बस सारे मुकाबले देख रहा था, उसने मेघराज की बात सुनकर और फिर सुपर्णा की तरफ देखकर कहा, अब जब प्रयाण ने सुपर्णा को हरा दिया है तो इसका यही मतलब है कि प्रयाण ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए मैं उससे ही मुकाबला करना चाहूंगा। सहर्ष की बात पर मेघराज ने कहा, ठीक है, फिर जब भी तुम दोनों तैयार हो तो मुकाबला शुरू करते हैं। मेघराज, जो प्रयाण की सुरक्षा चाहता था, वो सहर्ष की बात सुनकर थोड़ा घबरा गया था। वो सहर्ष की शक्तियों के बारे में भी जानता था, इसलिए इस मुकाबले ने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी, पर उसने अपने मन की बातें किसी के भी सामने नहीं आने दी और एक मुस्कान के साथ सारे बच्चों को देख रहा था। इधर सुपर्णा अपनी हार के बाद मैदान के एक छोर पर बैठे हुए अपने पिता की तरफ देख रही थी। उसके पिता महेश्वर भी उसे ही देख रहे थे। उनके चेहरे पर मायूसी और निराशा थी। उनके चेहरे को देखकर साफ पता लग रहा था कि वो सुपर्णा के आज के प्रदर्शन से खुश नहीं थे। उनके हिसाब से आज की हार सुपर्णा ने प्रयाण को आराम से दे दी है, जबकि वो चाहती तो और भी लड़ सकती थी। अपने पिता का ऐसा चेहरा देखकर सुपर्णा भी कुछ निराश हो गई, पर फिर भी उसने मंच पर खुद को सामान्य किया और दूसरी तरफ देखने लगी। इधर ईश्वरी अपने बेटे के मुकाबले के दौरान उस जादुई झाड़ू के साथ कुछ कर रहा था। उन धागों से अब ईश्वरी प्रयाण और सहर्ष के बीच के मुकाबले को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। सहर्ष लगातार प्रयाण की तरफ देखे जा रहा था। उसकी तरफ देखते हुए सहर्ष अपनी पलक तक नहीं झपका रहा था।
सहर्ष की आंखें कुछ अजीब ही लग रही थी। इस तरह से प्रयाण को आज तक किसी ने नहीं देखा था। मुकाबला होने के पहले ही जैसे सहर्ष प्रयाण को आंखों से खा जाएगा। प्रयाण को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सहर्ष इस तरह से उसे क्यों देख रहा था। आखिर सहर्ष प्रयाण को इस तरह से देखकर क्या साबित करना चाह रहा था? क्या सहर्ष और ईश्वरी के परिवार की कोई